अध्याय 41 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये बहुत बढ़िया है। आप इतनी समझदार हैं, ये बहुत कम होता है। मिसेस सिंघानिया हंसी। उनके दिल पर जो बड़ा पत्थर दबा हुआ था वह धीरे धीरे हट गया और वह नैना शर्मा से थोड़ी खुश हुई। नैना शर्मा ने सबसे पहले ये शब्द कहे, इसलिए राजेश शर्मा कुछ नहीं कह सका, लेकिन उसका चेहरा खास तौर पर भद्दा था। मिसेस सिंघानिया ने राजेश शर्मा की नाराजगी को अपने आप समझ लिया। नैना शर्मा इतनी समझदार थीं, इसलिए वह उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगी। उन्होंने इस बारे में सोचा, मुस्कुराई और कहा, बूढ़े मिस्टर शर्मा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी में हाल ही में कुछ दिक्कतें आई हैं। मुझे लगता है कि भविष्य में हम एक परिवार बन जाएंगे, इसलिए हम अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे। हालांकि मैडम सिंघानिया की बातें साफ नहीं थीं, लेकिन उनकी ईमानदारी पहले ही दिख चुकी थी। राजेश शर्मा चाहे कितने भी नाखुश क्यों ना हो, उन्हें इस समय मिसेस सिंघानिया को मुंहतोड़ जवाब देना ही था। इसके अलावा मिसेस सिंघानिया की बातें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी वह चाहते थे। वह मुस्कुराए और अपनी आवाज को नर्म किया। मिसेस सिंघानिया, आप बहुत दयालु हैं। मैं बस यह नहीं चाहता कि नैना को कोई शिकायत हो। कोर्स के पाठ्यक्रम की आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा की शादी राजेश शर्मा और मिसेस सिंघानिया ने तय की थी। योजक चिन्ह। ये रात थी। नैना शर्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका सिर चकरा रहा था और वह अभी भी कुछ नहीं कह पा रही थी। कुछ दिन पहले उसने सोचा था कि वह और आर्यन सिंघानिया इस जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेंगे। वे दो पैरेलल लाइन की तरह होंगे, तुम अपना रास्ता चलो, मैं अपना। और अब वह असल में आर्यन सिंघानिया से शादी करने जा रही थी। लेकिन उसे दुल्हन बनने की खुशी बिल्कुल नहीं मिली। इसके बजाय वह बहुत उदास और भारी महसूस कर रही थी। हर लड़की एक खुशहाल और परफेक्ट शादी चाहती है, और वह भी कोई अलग नहीं थी। लेकिन उसकी शादी पहले से ही खून और आंसुओं का रास्ता बनने वाली थी। वह न सिर्फ खुश नहीं रहती, बल्कि शायद इस जिंदगी में उसे कोई खुशी भी न मिले। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। नैना शर्मा हैरान होकर छत को देखती रही और उसे लगा कि यह अच्छा है। अच्छा हुआ कि उसने पहले ही हार मान ली थी। अगर उसने हार मान ली होती तो वह दुखी नहीं होती और उसे दुख भी नहीं होता। अचानक उसके कान में फोन की घंटी बजी। नैना शर्मा ने अनजाने में फोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने कॉलर ईड पर नजर डाली और उसके विचार अचानक पीछे हट गए। वह जल्दी से उठकर बैठ गई और स्क्रीन पर उछलते हुए नाम को घूरने लगी। उसने हल्की सांस ली, अपनी उंगली हिलाए और आंसर बटन दबाया। उसने धीरे से हेलो कहा। उस आदमी की आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी और उसके शब्द बहुत छोटे और साफ थे। वह सीधे मुद्दे पर आया। कल सुबह 9 बजे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के गेट पर। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आर्यन सिंघानिया उन्हें कल शादी करने की बात कह रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया इतनी जल्दी उसके साथ रजिस्टर हो जाएगा। उसने सोचा था कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। वह बहुत हैरान थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे कह दिया, इतनी जल्दी। फोन का दूसरा सिरा चुप हो गया। अगर उसे दूसरी तरफ से हल्की सांसें सुनाई न देती तो उसे लगता कि आर्यन सिंघानिया ने फोन काट दिया है। इस तरह की चुप्पी से नैना शर्मा को बिना किसी वजह के बुरा लगने लगा और धीरे धीरे उनकी पीठ पर ठंडक की एक परत चढ़ गई। करीब 1 मिनट बाद आर्यन सिंघानिया की आवाज बिना किसी वार्निंग के गूंजी। ये शांत, ठंडी और मजाकिया थी। जल्दी, तुमने बेशर्मी से मुझे बिस्तर पर फुसलाया और अपनी गंदी हरकतें भी सबके सामने दिखा दी। क्या तुम मुझसे जल्दी शादी नहीं करना चाहते थे और अपने शर्मा परिवार की दौलत और खुशहाली को बचाना नहीं चाहते थे? अध्याय 42 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तो जिस पल नैना शर्मा ने दादाजी की आर्यन सिंघानिया से शादी के लिए मजबूरी में हाँ कर दी, वह दिमागी तौर पर तैयार थी। आर्यन सिंघानिया की नज़र में यह शादी उसकी बेईमानी वाली चाल थी। उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और वह उससे दिल से नफरत करता होगा, इसलिए वह सिर्फ उसका सारा गुस्सा और नफरत सह सकती थी। वह सच में दिमागी तौर पर तैयार थी, लेकिन परी को अभी भी उसकी बातों से दुख हुआ। ये बहुत ही चुभने वाला और बेरहम था। नैना शर्मा ने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके गले में कुछ अटक गया हो और वह कुछ नहीं कह पा रही थी। वे दोनों फोन पर चुप थे। थोड़ी देर बाद नैना शर्मा को दूसरी तरफ से क्लिक की आवाज सुनाई दी और फोन काट दिया गया। नैना शर्मा फोन उठाने की अपनी मुद्रा में बैठी रहीं और हैरान होकर बैठी रहीं। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और उनकी आंखों के कोने से क्रिस्टल जैसे आंसू टपक पड़े। योजक चिन्ह।
हालांकि आर्यन सिंघानिया और नैना शर्मा ने कहा कि उनका सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, लेकिन नैना शर्मा कल रात कॉल आने के बाद बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं और उन्हें नींद नहीं आई। जब उन्हें नींद आई तो लगभग 3 या 4 बज चुके थे। हालांकि जब आसमान में अभी भी हल्की रोशनी थी तो उन्होंने अपने आप अपनी आंखें खोल लीं। वह जानती थी कि यह मैरिज रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और इसका कोई असली मतलब नहीं है। फिर भी उसने अलमारी से आर्यन सिंघानिया की पसंद का ड्रेस स्टाइल और रंग चुना और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर ध्यान से अपना सुंदर मेकअप किया। आखिरकार ईशा अभी भी शादीशुदा है। ईशा जब वह नीचे गईं, तो लीला मासी ने नैना शर्मा के सुंदर और दिलकश रूप को देखा और उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। मिस, आप आज सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। क्या आप किसी दावत में जा रही हैं? नैना शर्मा ने अनजाने में अपना सिर नीचे किया और खुद को देखा। उसके होठों के कोने धीरे से उठे। थैंक यू। आखिर वह एक लड़की थी और अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना उसे पसंद नहीं था। लेकिन वह किसी दावत में नहीं जा रही थी, बल्कि वह परी के पास जा रही थी। नैना शर्मा ने होंठ सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, आज मेरी शादी हो रही है। लीला मासी एक पल के लिए हैरान रह गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया और मुस्कुराई। बधाई हो मिस, मैं आपके और सर के लिए एक खुशहाल और आनंदमय जीवन की कामना करती हूँ। 100 साल तक खुश और आनंदित। शायद उस पर इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। जब नैना शर्मा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंची तो रात के सिर्फ 8:30 बजे थे। तय समय में अभी आधा घंटा बाकी था। वह वेटिंग रूम में गईं, कोने में बेंच पर बैठ गईं और चुपचाप इंतजार करने लगीं। हालांकि सोमवार था, फिर भी बहुत से लोग अपनी शादी रजिस्टर कराने आए थे। बड़ा वेटिंग रूम लगभग लोगों से भरा हुआ था। उनमें से ज्यादातर प्यारे कपल थे, जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। वह वहां अकेली बैठी थी, अजीब लग रही थी। नैना शर्मा ने देखा और अपने दिल में जलन महसूस किए बिना नहीं रह सकी। यह जिंदगी में एक बार मिलने वाली शादी थी। कौन नहीं चाहेगा कि वह अपनी बाकी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताए जिससे वह प्यार करता है। और वह आदमी सच में वही आदमी था जिससे वह बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह उससे प्यार नहीं करता था। असल में वह उससे नफरत भी करता था। आधा घंटा देखते ही देखते बीत गया। नैना शर्मा ने दरवाजे की तरफ देखा तो आर्यन सिंघानिया का कोई चेहरा नहीं दिखा। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 9 बजे काम का समय था और मुंबई शहर में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। वह शायद सड़क पर फंस गई होगी, इसलिए वह बैठ गई और इंतजार करती रही। समय बीतता गया। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीता और आर्यन सिंघानिया अभी तक नहीं आए थे। अध्याय 43 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा 3। नैना शर्मा ने सिर उठाया और वेटिंग रूम की दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। घंटे की सुई पहले ही 11 बजने का इशारा कर रही थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया अभी तक नहीं आया था। इसमें पूरे 2 घंटे लग गए। अगर ट्रैफिक जाम भी था तो भी उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। तो फिर क्या आखिरी मिनट में उनके पास करने के लिए कुछ और था, या वे अपनी बात से पीछे हट गए? नैना शर्मा कह नहीं पा रही थी कि इस समय वह क्या महसूस कर रही थी। यह अच्छा है कि वह चाहती थी कि वह अपनी बात से पलट जाए। वह असल में उन्हें इस तरह शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्हें डर भी था कि वह अपनी बात से पलट जाएंगे। आखिर मैडम शर्मा को नीचा दिखाना बहुत जरूरी था। नैना शर्मा ने अपना फोन निकाला और झिझकी कि उसे फोन करके पूछे या नहीं, लेकिन कल रात उसने जो शब्द कहे थे वे अनायास ही उसके कानों में गूंजने लगे और उसकी उंगलियां फिर से जम गईं। अगर वह उसे फोन करती तो वह जरूर कुछ बहुत बुरी बातें कहता, है ना? नैना शर्मा अब उसके कहे शब्दों से सच में थोड़ी डर गई थी, क्योंकि उसका हर शब्द हड्डियों में चुभने वाले तेज चाकू जैसा था, जो लोगों को बहुत दर्द से चुभ रहा था। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया पूरी रात सो नहीं पाए। वह बिस्तर पर बैठे रहे और देखते रहे कि कैसे काली स्क्रीन धीरे धीरे सफेद हो गई और सूरज उगाया। सूरज बहुत चमक रहा था। आज शादी के लिए अच्छा दिन था। ये वह दिन नहीं था जो उसकी मां ने उसके लिए चुना था, बल्कि वह दिन था जो उसे कैलेंडर पर मिला था। ये सबसे नजदीकी अच्छा दिन था। चाहे उन्होंने कितनी भी बार मना किया हो, लेकिन वे अपने दिल को धोखा नहीं दे पाए। लक्ष्य राठौर ने उनसे जो सवाल पहले पूछा था उसका जवाब हाँ था। उसने उससे शादी की क्योंकि वह भी उससे प्यार करता था, और क्योंकि वह भी उससे प्यार करता था इसलिए उसे उसकी योजनाओं से और भी ज्यादा नफरत थी। वह उससे इसलिए नफरत करता था क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी। उसने घड़ी की टिक टिक को समय बीतते देखा। अचानक उसे पीछे हटने का मन हुआ।
क्या वह सच में एक ऐसी औरत को, जो उससे प्यार नहीं करती थी, इस तरह अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने वाला था? उन्होंने इस बारे में बहुत देर तक सोचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बस इतना जानता था कि अगर उसने उसे रुकने के लिए मजबूर नहीं किया, तो वह इस जीवन में कभी भी नैना शर्मा को नहीं पा सकेगा। वह उस दिन होटल में कही गई बातें याद किए बिना नहीं रह सका। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, परी। दोबारा कभी नहीं, परी। ठीक 3 साल पहले की तरह जब उसने उससे कहा था कि वह उसे दोबारा न मिलने दे, तो उसने सच में उसे 3 साल तक खुद से मिलने नहीं दिया। जब आर्यन सिंघानिया ने इस बारे में सोचा तो वह थोड़ी घबरा गई। वह अपनी बाकी जिंदगी 3 साल पहले और दिल दहला देने वाले 3 सालों के उस दर्द में नहीं बिताना चाहता था। वह उसे अपने साथ बांध लेता, भले ही उन्हें एक दूसरे को टॉर्चर करना पड़े। आर्यन सिंघानिया तुरंत बिस्तर से उठे, जल्दी से नहाए और कपड़े पहने। फिर उन्होंने अपना वॉलेट और कार की चाबियां उठाईं और जल्दी से बाहर चले गए। आर्यन सिंघानिया ने एक्सेलरेटर दबाया और पूरी रफ्तार पकड़ ली। 20 मिनट से भी कम समय में वह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गई। सुबह के 11:55 बज चुके थे। सुबह काम खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वह कार से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में चला गया। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने बार बार समय देखने के लिए सिर उठाया और फिर चारों ओर नजर घुमाई। सीटें पहले तो लोगों से भरी हुई थीं, लेकिन अब सिर्फ वही बची थीं। नैना शर्मा जानती थी कि शायद उसे अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आर्यन सिंघानिया शायद उससे शादी करने को तैयार न हो। हालांकि उसे लगा कि यह काफी अच्छा है, लेकिन वह अपने दिल में अजीब सी निराशा को दबा नहीं पाए। उसने अपने होंठ सिकोड़े और खुद पर हंस पड़ी। फिर वह उठी, अपना बैग उठाया और जाने वाली थी। अचानक एक लंबा आदमी वेटिंग रूम में आया। नैना शर्मा ने देखा और एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उनकी खूबसूरत बड़ी आंखों में बेकाबू होकर रोशनी की एक किरण चमक उठी। उनकी आवाज थोड़ी हल्की थी। आर्यन सिंघानिया, तुम यहाँ हो? ईशा। अध्याय 44। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आर्यन सिंघानिया ने देखा और उसकी आंखों में उत्साह देखकर चौंक गया। हालांकि वह दिल से जानता था कि वह उससे सिर्फ शर्मा परिवार के लिए शादी कर रही है, लेकिन वह इतनी साफ और इतनी उत्सुक थी कि वह अपने दिल की गहराइयों से गुस्सा उठने और तेजी से अपने हाथ पैरों और हड्डियों तक बहने से खुद को रोक नहीं पाया। आर्यन सिंघानिया पास आया। उसके पीछे सूरज चमक रहा था और बहुत ज्यादा चमकीला था। उसका शरीर रोशनी के घेरे से घिरा हुआ लग रहा था। वह किसी परी जैसा सुंदर था, लेकिन उसका सुंदर चेहरा ठंडा और बेपरवाह था। उसने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। क्या हुआ? तुम्हें डर है कि अगर मैं नहीं आया तो तुम्हारी और तुम्हारे शर्मा परिवार की दौलत हवा में उड़ जाएगी, है ना? नैना शर्मा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी भौहें झुकाकर वहीं खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर आर्यन सिंघानिया को और गुस्सा आया। काश वह उसे मना कर पाती कि उसने उससे सिर्फ शोहरत और दौलत के लिए शादी नहीं की थी। भले ही यह झूठ था, भले ही ये दिखावा था, ये सब उसकी मनगढ़ंत सोच थी। आर्यन सिंघानिया का दिल गुस्से से भर गया। जिस तरह से उसने नैना शर्मा को देखा, वह चाकू की तरह ठंडा था। उसके होंठ हिल रहे थे। वह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन आखिर में उसने बस ठंडी खर्राटे ली, मुड़ा और सीधे रजिस्ट्रेशन एरिया में चला गया। नैना शर्मा कुछ सेकंड तक खड़ी रहीं, फिर अपने पैर उठाए और धीरे धीरे उनके पीछे चली गईं। स्टाफ ने उन दोनों को एक एक फॉर्म दिया। आर्यन सिंघानिया एक तरफ बैठा था और टेंशन भरे चेहरे से उसे भर रहा था। उसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। असल में उसमें से थोड़ी ठंडक भी निकल रही थी। नैना शर्मा दूसरी तरफ बैठी चुपचाप जानकारी भर रही थी। वैसे ही शादी का कोई उत्साह और खुशी नहीं थी। स्टाफ मेंबर ने पहले बाईं तरफ देखा और फिर दाईं तरफ। उसे थोड़ा शक हुआ, क्या ये दोनों लोग गलत जगह चले गए थे? वे यहाँ अपनी शादी रजिस्टर करने नहीं, बल्कि अपना डिवोर्स रजिस्टर करने आए थे। नैना शर्मा ने सारी जानकारी भरने के बाद जब वह कंफर्मेशन के लिए साइन कर रही थी, तो उसकी कलम की नोक थोड़ी रुक गई। क्या वह सच में आर्यन सिंघानिया से ऐसे ही शादी करना चाहती थी? आर्यन सिंघानिया ने ये सीन तब देखा जब उसने अनजाने में अपनी आंख के कोने से उस तरफ देखा। उसका दिल कांपने लगा। नैना शर्मा झिझक रही थी। क्या इसलिए कि वह इतने सोच समझकर उससे शादी नहीं करना चाहती थी? क्या उसके मन में उसके लिए जरा भी फीलिंग्स होंगी? नैना शर्मा ने ध्यान नहीं दिया कि आर्यन सिंघानिया उसे देख रहा था। वह अपने ही ख्यालों में डूबी हुई थी और पेन पकड़े हुए हाथ ने उसे नीचे नहीं रखा।
यह इतना लंबा चला कि ऐसा लगा कि वह फिर कभी नहीं लिख पाएगी। आर्यन सिंघानिया का दिल जोर से कांप उठा। उसकी हिचकिचाहट के बाद उसकी आंखों की हमेशा की ठंडी रोशनी धीरे धीरे गर्म हो गई और उसके होठों के कोने भी थोड़े सिकुड़ गए। आसपास का माहौल अचानक बहुत शांत हो गया और सब कुछ भ्रम जैसा हो गया। आर्यन सिंघानिया की आंखों में सिर्फ नैना शर्मा बची थी, जो पास में ही थी। उसने उसके सुंदर और नाजुक चेहरे को देखा और किसी कारण से वह थोड़ा सोच में पड़ गया। उस समय बहुत से लोग उसके पीछे पड़े थे और उसका ध्यान खींचने के लिए हर तरह के तरीके अपनाते थे। इतनी भीड़ में वह उसके प्यार में कैसे पड़ सकता था? शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी के दिन वह स्टेज पर खड़े होकर स्पीच दे रहे थे। उन्होंने नीचे देखा तो हल्के हरे रंग की ड्रेस में एक लड़की बैठी थी, जो अपने आसपास स्टूडेंट्स के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। जब वह मुस्कुराई तो उसकी आंखें मुड़ गईं और उसके होठों के कोनों पर दो हल्के डिंपल बन गए। वह बहुत चमकदार और खूबसूरत थी। उस रात जब वह घर लौटा तो नींद में भी उस लड़की की मुस्कान उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। वह उसे भूल नहीं पा रहा था। अध्याय 45 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। नैना शर्मा का दिल जोरों से धड़कने लगा और हिचकिचाने लगा, लेकिन आखिर में वह असलियत को नजरअंदाज नहीं कर सकी। शर्मा परिवार की असलियत। क्योंकि उसने दादाजी से पहले ही वादा कर लिया था, इसलिए वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती थी। नैना शर्मा का हाथ थोड़ा सा भींचा, फिर उन्होंने पेन पकड़ा, धीरे से उसे नीचे रखा और एक एक स्ट्रोक करके अपना नाम साइन किया। नैना शर्मा की कलम गिरी और उसने आर्यन सिंघानिया की यादों को तुरंत तोड़ दिया और बेरहमी से उसे अतीत की खूबसूरत अच्छाई से क्रूर सच्चाई की ओर खींच लिया। उसने नैना शर्मा को अपना नाम लिखते देखा। हर स्ट्रोक के साथ उसका शरीर ठंडा होता गया। जब उसने लिखना खत्म किया तो उसे लगा जैसे उसे बर्फ के पानी में फेंक दिया गया हो, इतना ठंडा कि वह उसकी हड्डियों में समा गया। नैना शर्मा ने फॉर्म भरने के बाद उसे स्टाफ को दे दिया। उसने अपना चेहरा घुमाया और आर्यन सिंघानिया की बहुत ठंडी आंखों से मिली। उसका शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर लीं और उसकी नजरों से बचने लगी। उसे पता था कि उसे इसका इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन वह इसका इंतजार किए बिना नहीं रह सका। पता चला कि वह बस इसके बारे में ज्यादा सोच रहा था। आर्यन सिंघानिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल गुस्से से भर गया था, लेकिन वह और भी ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। स्टाफ बहुत अच्छा था और उसने जल्दी से उनका मैरिज सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। जब उन्होंने उसे दिया तो आर्यन सिंघानिया बिना देखे ही उठकर चला गया। नैना शर्मा ने जल्दी से 2 लाल बुकलेट उठाई और उसके पीछे चल पड़ी। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलने के बाद आर्यन सिंघानिया सीधे अपनी कार की तरफ चला गया। नैना शर्मा वहीं खड़ी रही और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके पीछे जाए या अकेले चले। आखिरकार वह अब आर्यन सिंघानिया की पत्नी थी और उसे उसके साथ जाना चाहिए था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसका उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। नैना शर्मा ने कुछ देर सोचा और धीरे से आगे बढ़ी। आर्यन सिंघानिया की कार का दरवाजा खोलने और अंदर बैठने से पहले उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सिंघानिया, आर्यन सिंघानिया, क्या अब तुम घर जा रहे हो? आर्यन सिंघानिया एक पल के लिए रुका और उसकी तरफ देखा। उसने मजाक उड़ाया और अपना गुस्सा नहीं छिपाया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे हर तरह के सवाल पूछ सकती हो और मुझे हुक्म दे सकती हो, सिर्फ इसलिए कि तुम मुझसे शादीशुदा हो? नैना शर्मा ने अपनी जबान पर आए शब्दों को वापस निगल लिया। वह बस उससे पूछना चाहती थी कि क्या वह घर जा रहा है, और अगर वह घर जा रहा है तो क्या वह उसे घसीटकर साथ ले जा पाएगा। ऐसा नहीं था कि वह खुद नहीं चल सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका घर कहाँ है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसे यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उसका घर कहाँ है, क्योंकि हो सकता है कि वह उसे वहां रहने न दे। नैना शर्मा ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आर्यन सिंघानिया जानता था कि वह इसे बड़ा हंगामा करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। फिर भी जब वह उस पर गुस्सा होता था तो उसे अजीब लगता था। उसके दिल का गुस्सा अभी भी दबा हुआ था। उसने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस ली। बांद्रा डिस्ट्रिक्ट, नंबर 1888 बांद्रा रोड, रॉयल सिटी का कोर्टयार्ड 32। ये शब्द कहने के बाद आर्यन सिंघानिया ने जबरदस्ती दरवाजा खोला, अंदर बैठ गया और फिर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने इंजन स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर दबाया। कार तेजी से ट्रैफिक में घुस गई और नैना शर्मा के सामने से गायब हो गई। नैना शर्मा कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गईं, फिर उन्होंने कुछ कहा। आर्यन सिंघानिया ने अभी जो बताया वह उनके घर का पता था। योजक चिन्ह। नैना शर्मा टैक्सी से घर चली गईं।
राजेश शर्मा अपना रीडिंग ग्लास पहने हुए लिविंग रूम में सोफे पर अखबार पढ़ रहे थे। जब उन्होंने उन्हें वापस आते देखा तो उन्होंने अखबार नीचे रख दिया और कहा, रजिस्ट्रेशन हो गया। नैना शर्मा पास आई, राजेश शर्मा के सामने वाले सोफे पर बैठ गईं और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं कुछ सामान पैक करने वापस आई हूँ। मैं बाद में वहां रहने चली जाऊंगी। राजेश शर्मा ने सिर हिलाया और अनजाने में बाहर देखने लगे। क्या आर्यन तुम्हारे साथ वापस आया? अध्याय 46 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। राजेश शर्मा ने बाहर देखा तो आर्यन सिंघानिया नहीं दिखा। नैना शर्मा का चेहरा थोड़ा उदास था। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और आवाज धीमी कर ली, रिया थोड़ी बिजी थी इसलिए मैं अकेले ही वापस आ गई। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा के चेहरे पर भाव देखे और समझ गए कि क्या हो रहा है। उन्होंने त्योरियां चढ़ाई और उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। बिजी? वह कितना बिजी हो सकता है कि उसके पास अपनी नई पत्नी को घर भेजने का भी समय नहीं है? नैना शर्मा ने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। तो वह बाद में तुम्हें लेने नहीं आएगा? नैना शर्मा फिर भी नहीं बोली। राजेश शर्मा का चेहरा और भी खराब हो गया। आर्यन सिंघानिया पहले मीट एंड ग्रीट में नहीं आया था। आज उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर करवाई। उसने नैना शर्मा को न तो घर भेजा और न ही उससे लेने आया। इस रवैये से साफ पता चल रहा था कि नैना शर्मा उसके दिल में बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी। वह नैना शर्मा के लिए गुस्सा नहीं था, लेकिन आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की बातों को सीरियसली नहीं लिया। भविष्य में अगर शर्मा परिवार को किसी चीज की जरूरत पड़ी, अगर उसे किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो शायद वह मदद करने को तैयार न हो। ऐसे में क्या नैना शर्मा की शादी बेकार नहीं जाएगी? नहीं, चाहे कुछ भी हो, वह चाहता था कि नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को पकड़ ले और इमरजेंसी में उनके रिश्ते को आगे बढ़ाए। राजेश शर्मा ने इस बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, नैना, आर्यन का काम करने का तरीका सच में थोड़ा गलत है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आती है कि मर्द अपने करियर को पहले रखते हैं। क्योंकि वह तुमसे शादी करने को तैयार है, इसका मतलब है कि तुम पक्का उसके दिल में हो। भले ही अभी उसे तुम्हारी परवाह न हो, जब तक तुम उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगी, उसे मनाओगी और उसके साथ चलोगी, वह तुम्हें अपने आप पसंद करेगा। तब तुम हमारे परिवार की ज्यादा मदद कर सकती हो, समझी? वह उससे शादी करने को तैयार था क्योंकि वह उसके दिल में थी, लेकिन वह साफ तौर पर ऐसा नहीं करना चाहता था। ईशा, भले ही वह उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, उसे मनाए और उसकी बात मान ले, फिर भी वह उसे पसंद नहीं करेगा। भले ही नैना शर्मा का दिल शीशे की तरह साफ था, फिर भी उसने राजेश शर्मा की बात मानी और गुनगुनाई, कोई बात नहीं, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वह दादाजी को फिर से अपनी चिंता नहीं करने दे सकती थी। नैना शर्मा ऊपर गईं और कुछ कपड़े एक बॉक्स में पैक किए। फिर जब वह अपने कुछ आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स पैक करने के लिए बेडसाइड टेबल पर गईं, तो उन्होंने लकड़ी का वह बॉक्स देखा जिसे उन्होंने पहले फेंक दिया था, लेकिन बाद में उसे फेंकना बर्दाश्त नहीं कर सकी और उठा लिया। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली थीं। ये लकड़ी का बक्सा 3 साल से उसके दिमाग में था। शुरू में उसने सोचा था कि अगर उसे मौका मिला तो वह आर्यन सिंघानिया को अपनी सच्ची फीलिंग्स बताएगी। उस समय उसने जो भी बातें कही थीं, वे सब झूठ थीं। हालांकि इस जन्म में आर्यन सिंघानिया से वे शब्द कहना शायद उनके लिए नामुमकिन था, है ना? नैना शर्मा ने सूटकेस पैक किया और नीचे ले गईं। लीला मासी ने जल्दी से उनका स्वागत किया और सूटकेस ले लिया। ये देखकर कि सूटकेस इतना छोटा था, वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। मिस, आप बस इतना ही कम सामान ला रही हैं। चूंकि आपकी शादी हो चुकी है तो वह आपका घर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वहां बस थोड़े समय के लिए जा रही हैं? नैना शर्मा ने लीला मासी की बातें सुनी नहीं और बस हल्के से कहा, लीला मासी, पहले मेरा सामान बाहर निकालने में मेरी मदद करो। मैं जाकर दादाजी को बता दूंगी कि मैं जा रही हूँ। हालांकि लीला मासी बहुत उत्सुक थीं, लेकिन उन्होंने और पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दी से जवाब दिया, हाँ मिस। नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को बाय कहा और कार में बैठ गईं और कार धीरे धीरे चली गई। नैना शर्मा ने शर्मा के घर की तरफ बेमन से देखा। उसने दरवाजे पर खड़े अपने दादाजी और लीला मासी को देखा। उसकी नाक में खटास आ गई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। जब वह उसे और नहीं देख सकी तो उसने अपनी नजरें हटा ली और अपने बैग से 2 लाल बुकलेट निकाली। अध्याय 47 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा 7। जैसे ही कार एक जैसी स्पीड से चली, खिड़की से आती धूप लाल बुकलेट पर पड़ी। मैरिज सर्टिफिकेट शब्द चमक रहे थे। नैना शर्मा ने धीरे से उसे खोला। उसकी और आर्यन सिंघानिया की फोटो उसकी आंखों में चली गई।
फोटो में आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे, जिससे उसका गुस्सा और ना चाहते हुए भी दिख रहा था। जहां तक उसकी बात है, वो उसके बगल में सावधानी से बैठी थी, यहां तक कि उसकी मुस्कान भी फीकी थी। वे दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर थे। लीला मासी ने कहा था कि एक बार शादी हो जाए तो वह जगह तुम्हारा घर होगी, लेकिन वह जानती थी कि परी कभी उसका घर नहीं बनेगी। योजक चिन्ह। नैना शर्मा ने पता फॉलो किया और आर्यन सिंघानिया का विला ढूंढ लिया। वह बड़े लोहे के गेट के सामने खड़ी हो गई और अंदर देखा। उसे कोई नहीं दिखा। वह आगे बढ़ी और डोरबेल दबा दी, लेकिन बहुत देर तक जोर देने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। उसने थोड़ा मुंह बनाया। क्या घर पर कोई नहीं था? उसे क्या करना चाहिए? उसके पास चाबी नहीं थी तो वह अंदर कैसे जाती? नैना शर्मा झिझकी कि क्या उन्हें आर्यन सिंघानिया को फोन करना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपना सिर हिलाकर इस विचार को मना कर दिया। आर्यन सिंघानिया निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे कि उन्होंने उन्हें फोन किया था। उसे अब भी याद था कि उसने सुबह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में उससे क्या कहा था। उसने खुद को शर्मिंदा न करने का फैसला किया। ज्यादा से ज्यादा वह बस इंतजार करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे देर रात तक इंतजार करना पड़ेगा। नैना शर्मा की नींद अचानक कार की लाइट से खुल गई। उसने बहुत देर तक इंतजार किया था। वह सूटकेस से टेक लगाकर सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे ही सो जाएगी। कार की लाइट बहुत तेज थी। उसने जल्दी से अपनी आंखों को हाथों से ढक लिया और आंखें छोटी कर लीं। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें इसकी आदत हो गईं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि आर्यन सिंघानिया कार से उतरकर उसकी ओर आ रहा है। जब आर्यन सिंघानिया वहां आए तो नैना शर्मा जमीन से खड़ी थी। हालांकि वह बहुत देर तक उखड़ू बैठी थी और उनके पैर पहले से ही सुन्न हो गए थे। उनका बैलेंस बिगड़ गया और वह सीधे आगे की ओर गिर गईं और आर्यन सिंघानिया पर झपट पड़ी। आर्यन सिंघानिया ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर नैना शर्मा को सहारा देना चाहा, लेकिन नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया की बाहों में गिर गईं। जैसे ही उन्होंने उनके शरीर को छुआ, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी चीज से जलन हो रही हो और वह अचानक उनकी बाहों से दूर हो गईं। क्योंकि वह बहुत तेजी से पीछे हट गई थी, इसलिए उसके कदम डगमगा रहे थे और मजबूती से खड़े होने से पहले वह 2 बार लड़खड़ाए। आर्यन सिंघानिया का हाथ अकड़ गया और उसका सुंदर चेहरा काला पड़ गया। नैना शर्मा ने उसके एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं दिया। वह बस मन ही मन खुश थी कि वह आर्यन सिंघानिया पर नहीं गिरी, वरना उसे नहीं पता था कि वह उसका मजाक उड़ाने के लिए क्या क्या भद्दे शब्द कहेगा। आर्यन सिंघानिया के हाथ भींच लिए और उसने अपने दिल के गुस्से को दबाने के लिए गहरी सांस ली। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? नैना शर्मा ने अपनी लार ली, अपने शब्दों पर सोचा और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने डोरबेल बजाई। ऐसा लगा कि घर पर कोई नहीं है। मेरे पास चाबी नहीं थी, इसलिए मैं हिचकिचाई। तो तुम शिकायत कर रहे हो कि मैंने तुम्हें चाबी नहीं दी? आर्यन सिंघानिया की आवाज ठंडी होती जा रही थी। नैना शर्मा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और फिर कुछ नहीं बोली। चाहे वह कितनी भी सावधान क्यों ना हो, वह फिर भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि जिससे वह संतुष्ट नहीं था वह थी परी। उसकी चुप्पी से आर्यन सिंघानिया को ऐसा लगा जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो। वह कोई ताकत नहीं लगा पा रही थी और उसे और भी अजीब लग रहा था। वही था जो हर बार गुस्से में रहता था। आर्यन सिंघानिया का सीना कुछ देर तक जोर जोर से ऊपर नीचे होता रहा। उसने अपनी नजरें हटाईं और दरवाजा खोलने के लिए पासवर्ड डाला। फिर उसने उसे नजरअंदाज किया और अंदर चली गई। अध्याय 48 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा 8। नैना शर्मा ने धीरे से सांस ली और अपनी नाक में आई खटास को दबाया। उसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, चाहे वह उसे कितनी भी शर्मिंदगी दे, वह सह लेगी और यह सब खत्म हो जाएगा। भविष्य में वह ज्यादा सावधान रहेगी, लेकिन शायद नैना और दूसरों का कोई भविष्य न हो। उसे सिर्फ उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। कुछ समय बाद जब ये स्कैंडल बंद हो जाएगा तो शायद उनकी शादी को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। उस समय वह आजाद होगी। ईशा। नैना शर्मा ने अपना मूड थोड़ा ठीक करने के बाद अपने होंठ सिकोड़े, फिर अपना सामान उठाया और विला में चली गई। विला बहुत शानदार और बहुत लग्जरी था। सिंपल डेकोरेशन में भी एक सादी शान दिखती थी। हालांकि नैना शर्मा भी एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, फिर भी वह थोड़ी चुप थी। कोई हैरानी नहीं कि दादाजी सिंघानिया परिवार को इतना महत्व देते थे। सिंघानिया परिवार की दौलत सच में बहुत कमाल की थी। एंट्रेंस पर महिलाओं की चप्पलें नहीं थीं, इसलिए नैना शर्मा को पुरुषों की चप्पलें पहननी पड़ी।
चप्पलें बड़ी और चौड़ी थीं, इसलिए जब वह चलती थीं, तो उनका थोड़ा धीमा होना लाजमी था। इस शांत विला में हल्की सी आवाज हुई और नैना शर्मा ने अनजाने में अपने कदम हल्के कर लिए। आर्यन सिंघानिया हाथ में पानी का गिलास लेकर किचन से बाहर आया। उसने अपना सिर उठाया और एक ही घूंट में सारा पानी पी गया। फिर उसने आराम से गिलास नीचे रख दिया और ऊपर जाते हुए उसे अनदेखा करता रहा। नैना शर्मा बहुत देर से दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। अब वह भूखी, प्यासी और थकी हुई थी। लेकिन आर्यन सिंघानिया को बहुत ठंड लग रही थी और वह उससे इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह बस अपना सामान उठाकर आर्यन सिंघानिया के पीछे ऊपर जा सकती थी। वे दोनों एक के पीछे एक चल रहे थे। नैना शर्मा ने उनसे कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश की। आर्यन सिंघानिया दूसरी मंजिल पर गया और सीधे बेडरूम में चला गया। नैना शर्मा बेडरूम के दरवाजे पर रुक गई। आर्यन सिंघानिया के साथ उसकी शादी एक आम कपल की शादी से अलग थी। वह उससे प्यार नहीं करता था, इसलिए वह नेचुरली उसके साथ एक ही बेडरूम में सोने को तैयार नहीं होगा, है ना? नैना शर्मा ने सोचा और सूटकेस नीचे रख दिया। फिर उसने हाथ उठाकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। आर्यन सिंघानिया ने अपना सूट जैकेट उतारकर बिस्तर पर फेंक दिया। वह अपनी टाई खींच रही थी, तभी उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसके हाथ नहीं रुके और उसने सिर्फ सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। जब आर्यन सिंघानिया की काली आंखों ने देखा, तो नैना शर्मा अनजाने में थोड़ी घबरा गई। उन्होंने अपनी लाल नीली और धीमी आवाज में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मैं किस कमरे में रह रही हूँ? आर्यन सिंघानिया को उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा ऐसा सवाल पूछेगी। वह हैरान रह गया। फिर वह यकीन न करते हुए मुस्कुराया। वह और नैना शर्मा शादीशुदा थे, लेकिन नैना शर्मा ने उनसे पूछा कि शादी की पहली रात वह किस कमरे में ठहरी थी। उसके दिल में, जब तक वह उससे शादी करती रहेगी, जब तक वह सिंघानिया परिवार की जवान मालकिन का टाइटल रखती रहेगी, जब तक वह शर्मा परिवार की दौलत रख सकेगी, तब तक उसका मिशन पूरा माना जाएगा। क्या इस शादी का उसके लिए कोई मतलब नहीं था? आर्यन सिंघानिया का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने अपनी टाई खींची और 2-3 कदम चलकर दरवाजे तक चला गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन के पीछे से पकड़ा, जिससे वह ऊपर देखने पर मजबूर हो गई। उसने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज बहुत तेज और तीखी थी। हाँ नैना शर्मा, तुमने मुझे बिस्तर पर बुलाने के लिए कपड़े उतारने में भी कोई झिझक नहीं दिखाए और मुझसे शादी करने के लिए इस तरह का गंदा तरीका इस्तेमाल किया। अब तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता कि तुम किस कमरे में रह रही हो। तुम मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही हो? उसका हाथ बहुत मजबूत था और नैना शर्मा की गर्दन में दर्द हो रहा था। उसने त्योरियां चढ़ाई, लेकिन लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस साफ साफ समझाने की कोशिश की, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और बहुत ज्यादा नफरत करते हो। मुझे ये भी पता है कि तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था, परी। इसलिए मैं तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को परेशान नहीं करूंगी। तुम, परी, मुझे ऐसे समझो जैसे मैं हूं ही नहीं। अध्याय 49 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा 9। वह एक पल के लिए रुकी, अपने होंठ भींचे और बोली, या यह मामला शांत होने के बाद हम तलाक ले सकते हैं। जब मिसेस सिंघानिया ने अभी शादी न करने का सुझाव दिया था, तो इसी चिंता की वजह से वह मान गई थी। वह जानती थी कि आर्यन सिंघानिया के साथ उनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आर्यन सिंघानिया उनसे इतनी नफरत करता था, तो वह उन्हें अपने साथ कैसे रख सकती थी? इसलिए अच्छा हुआ कि उन्होंने शादी नहीं की। कम से कम जब उनका तलाक होगा तो उन्हें ज्यादा शर्मिंदगी नहीं होगी। उसे तलाकशुदा समझो जो है ही नहीं। उसने सुबह ही अपनी शादी रजिस्टर करवाई थी और अब शाम को वह उससे तलाक ले रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि उसके कुछ और इरादे थे, लेकिन उसने अपना असली रंग बहुत जल्दी दिखा दिया था। उसने पुल पार करने के बाद उसे छोड़ दिया था। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को ये शब्द कहते हुए ऐसे देखा जैसे ये होना ही था और उसके दिल में गुस्सा भर गया। उसे इतना गुस्सा आया कि वह हंस पड़ा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। नैना शर्मा, तुम सच में बहुत अच्छी हो। नैना शर्मा को समझ नहीं आया कि उसने फिर क्या गलत कह दिया। आर्यन सिंघानिया अचानक गुस्से में आ गया। उसकी आंखों की ठंडक देखकर वह कांप उठी। आर्यन सिंघानिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और उसकी आवाज में बर्फ छुपी हुई लग रही थी। नैना शर्मा, बेनिफिट्स मिलने के बाद तुम तलाक चाहती हो, है ना? मैंने तुमसे शादी करने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुमसे सिर्फ सजावट के लिए शादी की? क्या यह मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? आर्यन सिंघानिया की साफ साफ बातों से नैना शर्मा का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया।
ईशा, उसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। मैं इशिता हूँ। नैना शर्मा ने अपना मुंह खोला और उसे समझाना चाहती थी, लेकिन आर्यन सिंघानिया ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता था जो वह उससे नहीं सुनना चाहता था। जब उसने पहला शब्द कहा तो उसने अचानक नैना शर्मा को कमरे में खींच लिया और बड़े बिस्तर की तरफ बढ़ गया। नैना शर्मा चौंक गईं और लड़खड़ाते हुए उसके पीछे गईं। उसके कदम बड़े और तेज थे और वह लगभग गिर ही गईं। फिर उन्हें जोर से नर्म बिस्तर पर फेंका गया। जब उसकी पीठ गद्दे से टकराई तो नैना शर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि आर्यन सिंघानिया क्या करना चाहता है। उसकी काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह अनजाने में उठना चाहती थी। हालांकि आर्यन सिंघानिया उससे एक कदम आगे था। उसका लंबा शरीर उस पर दबा हुआ था और उसके हाथों ने उसके हाथ पकड़े हुए थे। आर्यन सिंघानिया ने उसकी तरफ देखा, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसकी आवाज धीमी हो गई, लेकिन उसमें खतरे का एक मजबूत एहसास था। नैना शर्मा, मैंने जो इन्वेस्टमेंट तुम्हें दिया है वह कल तुम्हारे अकाउंट में आएगा या नहीं, यह आज रात तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा। आज रात उसका परफॉर्मेंस? उसका क्या मतलब था, ईशा? नैना शर्मा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने आर्यन सिंघानिया को खाली नजरों से देखा, जैसे वह उसका मतलब समझ नहीं पा रही हो। आर्यन सिंघानिया ने उसे देखा और महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा मजाकिया अंदाज में बात कर रही थी। वह साफ तौर पर साजिशों से भरी हुई थी, लेकिन उसे हर बार यह मासूमियत भरा चेहरा दिखाना पड़ता था। वो फिर कभी उससे धोखा नहीं खाएगा, कभी नहीं। चूंकि आपको अपने शरीर का व्यापार के तौर पर इस्तेमाल करना इतना पसंद है, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। उसने दांत पीसते हुए आखिरी कुछ शब्द कहे। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने उसे जोर से किस किया। उसका किस बहुत रफ था, उसने उसके होठों को बिना रहम के कुचल दिया, जैसे वह कुछ कह रहा हो। ये किस से ज्यादा काटने जैसा था, जैसे वह उसे फाड़ देना चाहता हो। नैना शर्मा की भौहों में दर्द था और उनके माथे पर ठंडा पसीना धीरे धीरे रिस रहा था। एक किस एक प्यारी और दिल को छूने वाली चीज होती है, लेकिन इस समय आर्यन सिंघानिया के किस में सिर्फ गुस्सा और बहुत ज्यादा नफरत थी। वह सच में आर्यन सिंघानिया को दूर धकेलना चाहती थी और उससे बहुत दूर रहना चाहती थी। वह उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने में बहुत शर्म आ रही थी। अध्याय 50 मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। 10 किस एक प्यारी और दिल को छूने वाली चीज होती है, लेकिन इस समय आर्यन सिंघानिया का किस सिर्फ गुस्से और गहरी नफरत से भरा था। वह सच में आर्यन सिंघानिया को दूर धकेलना चाहती थी और उससे बहुत दूर रहना चाहती थी। वह उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह अपना हाथ नहीं उठा पा रही थी। वे पहले से शादीशुदा थे, इसलिए उसके लिए उसके साथ ऐसा करना स्वाभाविक था। इसके अलावा काव्या को मना करने का क्या अधिकार था? क्या उसने उससे शादी अपनी रखेल शर्मा की वजह से नहीं की थी? उसने उससे शादी बहुत गंदे मकसद से की थी। वह पैसे खर्च करता था, इसलिए उसे बदले में उससे कुछ चाहिए था। चाहे वह कितनी भी डरी हुई हो, चाहे वह उसे कितना भी नापसंद करती हो, वह बस चुपचाप मान सकती थी। नैना शर्मा का शरीर अनजाने में तन गया और उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इस उम्मीद में कि समय जल्दी बीत जाएगा। नैना शर्मा का बात मानना ऐसा था जैसे उसने आर्यन सिंघानिया की बातें चुपचाप मान ली हों। इससे उसकी बेरहमी और बढ़ गई। उसके पास हमेशा उसे काबू से बाहर करने का कोई न कोई तरीका होता। क्योंकि वह उसे एक चीज की तरह बेचने को तैयार थी, क्योंकि वह खुद को नीचा दिखाने को तैयार थी, इसलिए उसे उसके साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। आर्यन सिंघानिया ने उसके शरीर को सहारा दिया। उसने अपने कपड़े भी नहीं उतारे। उसने सिर्फ नैना शर्मा की स्कर्ट उठाए, उसके अंडरगारमेंट्स उतारे और दोनों हाथों से नैना शर्मा की कमर कसकर पकड़ ली। वह ऐसे ही अंदर घुस गया। दर्द बढ़ गया और नैना शर्मा दर्द से लगभग चिल्ला पड़ी, लेकिन आखिरी पल में उन्होंने दांत पीसकर उसे वापस निगल लिया। उसकी हरकतों से उन्हें दुख हुआ और बेइज्जती हुई, लेकिन वह आर्यन सिंघानिया को अपना दर्द और शर्मिंदगी नहीं दिखाना चाहती थी। आर्यन सिंघानिया को नैना शर्मा का शरीर कांपता हुआ और कुछ धीमी कराहें महसूस हो रही थीं। लेकिन उसके बाद सिर्फ शांति बची थी, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा को देखा। उसके दिल में गुस्सा और गुस्सा एक गेंद की तरह था, जो बड़ा होता जा रहा था। अब उसे कोई शर्म नहीं थी और उसने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया और पागलों की तरह उसे सजा देने लगा। नैना शर्मा का हाथ और कसता गया। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, उसके नाखून उसके मांस में गहरे धंस गए, लेकिन इस छोटे से दर्द की तुलना आर्यन सिंघानिया के दर्द से नहीं की जा सकती थी।
यह उसका पहली बार नहीं था, लेकिन ये पहली बार की तुलना में 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। हालांकि 3 साल पहले उस रात वह नशे में थी, फिर भी उसे उस रात की कुछ यादें थीं। भले ही आर्यन सिंघानिया उस समय उससे नफरत करता था, लेकिन उसे थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था कि रिया बहुत नर्म दिल थी। शायद यह उसकी कल्पना थी, या शायद यह उसकी अपनी कल्पना थी, लेकिन वह रात एक खूबसूरत याद थी जिसे उसने बहुत ध्यान से संभाल कर रखा था। बस बात यह थी कि उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच फिर कभी इतना खूबसूरत रिश्ता नहीं होगा। अब से वह उसे सिर्फ कभी न खत्म होने वाला दर्द और तकलीफ ही देगा। पता नहीं कितने समय बाद आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। नैना शर्मा वहीं अकड़कर लेटी रहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे नरक के दरवाजे से लौट आए हों। आर्यन सिंघानिया के उसके शरीर से उतरने के बाद वह उसके पास लेट गया और अपनी तेज सांसों को शांत किया। फिर उसने अपना चेहरा घुमाया और नैना शर्मा को देखा, जो सिर से पैर तक शांत और सुन्न थी। उसने अपने होंठ सिकुड़े और हंसा। उसकी आवाज में जरा भी गर्मी नहीं थी जब उसने कहा, नैना शर्मा, मरी हुई मछली जैसा रिएक्शन देते हुए, तुम में अभी भी अपने शरीर को ट्रेड की तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत है। ऐसा लगता है कि मुझे इस ट्रेड को करने या न करने के बारे में दोबारा सोचना होगा। ये वाक्य कहने के बाद उसने नैना शर्मा के रिएक्शन का इंतजार नहीं किया। वह उठा, दरवाजा पटका और चला गया। अध्याय 51 किस्तों में भुगतान 1। आर्यन सिंघानिया गुस्से में दरवाजे से बाहर निकल गया। जब वह दरवाजे से बाहर निकली तो दरवाजे पर रखे सूटकेस से उसका पैर टकरा गया और वह लगभग गिर ही गई। उसने गुस्से में सूटकेस को लात मारी और वह कुछ मीटर दूर उड़ गया। जब वह जमीन पर गिरा तो ढक्कन खुल गया और अंदर के कपड़े बिखर गए। आर्यन सिंघानिया ने उस पर नजर डाली और उसके दिल का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। नैना शर्मा की उससे पहले ही शादी हो चुकी थी। भविष्य में यही उसका घर होने वाला था, लेकिन उसके सूटकेस में सिर्फ 1 या 2 कपड़े ही थे। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा जाने के लिए तैयार रहती थी। वह उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे लात मारकर दूर करना चाहती थी। हे, दुनिया में इतनी सस्ती चीज कैसे हो सकती है? आर्यन सिंघानिया ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और ठंडी सांस ली। फिर उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। योजक चिन्ह। आर्यन सिंघानिया के जाने के बाद बेडरूम इतना शांत था कि सिर्फ नैना शर्मा की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और सफेद छत को घूरने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होती जा रही थीं। अगर उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच कभी कुछ अच्छा नहीं रहा होता, तो क्या वह अब इतनी दुखी नहीं होती? और अगर रिया आर्यन सिंघानिया से इतना प्यार नहीं करती, तो क्या वह चाहे कुछ भी कहे, उसे दुख नहीं पहुंचाता? हालांकि ईशा, जब उसे उस मामले के बारे में पता चला तो पुराने अच्छे दिन बहुत पहले ही गायब हो गए थे। नैना शर्मा ने लगभग पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की। जब तक क्षितिज सफेद नहीं होने लगा तब तक वह बेहोशी में सो नहीं गई। जब वह फिर से उठी तो शाम हो चुकी थी। उसे भूख से थोड़ा चक्कर आ रहा था और वह कुछ खाने के लिए उठने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नैना शर्मा का दिल अचानक जोर से धड़का और थोड़ा डर गया। आर्यन सिंघानिया वापस नहीं आ सकता था, है ना? लेकिन ये सही नहीं है। अगर वह होता तो दरवाजा धक्का देकर खोलता और सीधे अंदर आ जाता। वह इतनी विनम्रता से दरवाजा क्यों खटखटाता? नैना शर्मा अभी भी इस बारे में सोच ही रही थी कि दरवाजे के बाहर से एक इज्जतदार महिला की आवाज आए, युवा मैडम, क्या आप जाग रही हैं? युवा मैडम, क्या वह नौकर था? जब वह कल आई तो साफ तौर पर कोई नौकर नहीं था। नैना शर्मा ने अपना शरीर संभाला, रजाई उठाए और बिस्तर से उतरी। वह दरवाजे तक गई और उसे खोला। दरवाजे पर नौकर की यूनिफॉर्म में एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसने नैना शर्मा को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यंग मैडम, आप जाग रही हैं? नैना शर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ नौकर हो? हाँ, यंग मैडम। यंग मास्टर के बाहर जाने के बाद मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ। मेरे पापा का घर का नाम वू है, इसलिए आप मुझे कमला आंटी कह सकते हैं। कमला आंटी ने जवाब दिया। तो फिर तुम कल भाग गए थे? कमला आंटी को पता था कि नैना शर्मा क्या कहने वाली है और उन्होंने उनकी बात मान ली। कल मुझे घर पर कुछ काम था, इसलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर चली गई। तो ऐसा ही है। नैना शर्मा मुस्कुराए और बोली, हेलो कमला आंटी, मैं नैना शर्मा हूँ। आगे से मुझे आपको और परेशान करना पड़ेगा। आप बहुत दयालु हैं, युवा मैडम। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे करने दीजिए। नैना शर्मा पहले तो कुछ छोटी मोटी बातें करना चाहती थी, लेकिन अचानक उनके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगी। नैना शर्मा का चेहरा लाल हो गया और वह काफी शर्मिंदा हो गई।
कमला आंटी ने ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो और बिना कोई बदलाव किए बोली, युवा मैडम, डिनर तैयार है। क्या आप अब खाना चाहेंगी? नैना शर्मा सीधे सिर हिलाना चाहती थीं, लेकिन अचानक उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने सिर हिला दिया। आर्यन सिंघानिया के वापस आने का इंतजार करो, फिर खाना। यंग मैडम, यंग मास्टर का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बस ये कहने के लिए फोन किया था कि वे आज रात वापस नहीं आएंगे। अध्याय 52 किस्तों में भुगतान दो। वापस नहीं आ रहे। उनकी शादी का सिर्फ दूसरा दिन था और वह वापस नहीं आ रहा था। हालांकि वह शुरू में यह शादी नहीं करना चाहता था, तो उसे इसकी परवाह क्यों होगी। नैना शर्मा ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपनी आंखों में छिपी हुई निराशा को छिपा लिया। उसने अपने होंठ टेढ़े किए और कहा, तो चलो खाना शुरू करते हैं। लेकिन अगले 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और उसके बाद आधे महीने तक आर्यन सिंघानिया वापस ही नहीं आया। कुछ दिन पहले तक वह उसे हर दिन कॉल करके हालात बताता था, लेकिन उसके बाद उसने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। पहले तो नैना शर्मा को अपने दिल में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि यह अच्छा है। अगर वह घर नहीं आता तो उसे गलती से कुछ गलत कहने और उसे गुस्सा दिलाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसे इतना सावधान भी नहीं रहना पड़ता, डर से कांपना नहीं पड़ता, और उससे भी ज्यादा उसे अपने लिए उसकी नफरत भी नहीं देखनी पड़ती। लेकिन इस बड़े और खाली घर में अकेले रहकर उसके लिए अपने विचारों को बेकाबू होने देना आसान था। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती उतना ही दुखी होती। बेहतर होगा कि वह कंपनी में वापस काम पर चली जाए। पहले उनकी शादी की वजह से उनके दादाजी ने उन्हें 1 महीने आराम करने और आर्यन सिंघानिया के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। बदकिस्मती से वह आर्यन सिंघानिया को खुद देख भी नहीं पाई। नैना शर्मा ने इस बारे में सोचा और अपने दादाजी को फोन करके बताने का फैसला किया कि वह कंपनी में वापस काम पर जाना चाहती हैं। नैना शर्मा ने अपना फोन उठाया और डायल करने ही वाली थी कि अचानक उनका फोन बज उठा। उन्होंने कॉलर ईद देखी तो पता चला कि वो उनके दादाजी थे। नैना शर्मा ने जल्दी से कॉल उठाया, फोन कान पर लगाया और धीरे से कहा, दादाजी, मैं अभी आपको कॉल करने ही वाली थी। आप कैसे हैं? राजेश शर्मा का नैना शर्मा से बात करने का मूड नहीं था। उन्होंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे मुद्दे पर आ गए। नैना, दूसरा इन्वेस्टमेंट फंड कब ट्रांसफर होगा? नैना शर्मा राजेश शर्मा की अचानक कही बातों से कंफ्यूज हो गईं और उनका दिमाग चकरा गया। दादाजी, दूसरी रकम क्या होगी? तुम्हें इस बारे में नहीं पता? राजेश शर्मा थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उन्हें आसानी से समझाया, हमने शुरू में मिसेज सिंघानिया से इस बात पर सहमति जताई थी कि आपकी और आर्यन सिंघानिया की शादी के बाद सिंघानिया परिवार हमें एक बार में इन्वेस्टमेंट फंड भेज देगा। लेकिन आर्यन के असिस्टेंट ने बाद में फोन करके कहा कि उनकी तरफ से कुछ दिक्कतें हैं और वे एक बार में इतने पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए वे इसे इंस्टॉलमेंट में भेजेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद राजेश शर्मा ने आगे कहा, उन्होंने पैसे का एक हिस्सा भेजा है, लेकिन आप जानते हैं कि यह रकम थोड़े समय के लिए ही चल सकती है। अगर दूसरी रकम नहीं आई तो कंपनी चल नहीं पाएगी। नैना, क्या तुम आर्यन से पूछ सकती हो कि वह दूसरी रकम कब ट्रांसफर करेगी? उस दिन आर्यन सिंघानिया के गुस्से में चले जाने के बाद नैना शर्मा को सच में चिंता हुई कि वह उसके काम से खुश नहीं होगा और शर्मा ग्रुप को पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा। हालांकि जब उसने अगले दिन सेक्रेटरी शर्मा को फोन किया तो सेक्रेटरी शर्मा ने कहा कि सिंघानिया ग्रुप ने पहले ही पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। उसे लगा कि सब ठीक है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन सिंघानिया असल में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा। उस मामले में वह अभी भी उससे खुश नहीं था। अब जब उसने दूसरी रकम ट्रांसफर नहीं की थी तो क्या ऐसा हो सकता है कि वह परी को बाकी रकम देने को तैयार नहीं था? नैना शर्मा ने अपना फोन कसकर पकड़ रखा था। उसके विचार थोड़े अस्त व्यस्त थे और वह कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। लाइन के दूसरी तरफ राजेश शर्मा को कुछ महसूस हुआ। उनकी आवाज सवालिया और डांटने वाली थी। नैना, क्या तुमने आर्यन को फिर से दुखी कर दिया, इसीलिए उसने फंड नहीं भेजे? अध्याय 53 किश्तों में भुगतान 3। राजेश शर्मा ने बिना वजह पूछे उससे सवाल किए और डांटा। ऐसा नहीं था कि नैना शर्मा को गलत महसूस नहीं हुआ। उसके माता पिता के गुजरने से पहले उसे उसके माता पिता ने लाड़ प्यार से पाला पोसा था। शर्मा परिवार के बिगड़ने के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू रखना, झुकना, समझौता करना और किसी और के घर में सिर झुकाना सीखा। शर्मा ग्रुप और शर्मा परिवार के लिए उसने अपनी शादी कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने उस इंसान को ये गलतफहमी दिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि वह बेईमान, शैतान और नीच है।
उसने विनम्रता से आर्यन सिंघानिया को खुश करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके दादाजी ने उसके लिए चिंता का एक शब्द भी नहीं कहा। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि उसने आर्यन सिंघानिया को फिर से दुखी कर दिया है। नैना शर्मा के होंठ धीरे से फड़के, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उनसे पहले जो कहा था वह अनायास ही उनके दिमाग में कौंध गया। उनके दिल की शिकायतें तुरंत गायब हो गईं। वह शादी करना चाहती थी और उसने अपना रास्ता खुद चुना था। उसे किस बात की शिकायत थी? नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद की और अपने इमोशंस को एडजस्ट किया। फिर उसने रिलैक्स होने का नाटक किया और जवाब दिया, दादाजी कुछ नहीं। आर्यन और मैं बहुत अच्छे हैं। वह शायद इन कुछ दिनों से बिजी रहे होंगे, इसलिए वह इसके बारे में भूल गए। जब वह आज रात वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। नैना शर्मा की बातों से राजेश शर्मा का दिल शांत हो गया। वह मुस्कुराया और तारीफ करते हुए बोला, बहुत बढ़िया नैना। दादाजी तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। नैना शर्मा के मुंह में कड़वाहट थी और उन्होंने मुश्किल से निगला। फोन रखने के बाद नैना शर्मा को देर से याद आया कि वह अपने दादाजी को ये बताना भूल गई थी कि उसे काम पर वापस कंपनी जाना है। हालांकि नैना का अभी काम पर वापस जाने का मूड नहीं था। उसे पहले इन्वेस्टमेंट फंड का मामला निपटाना था, लेकिन वो पेमेंट का क्या करने वाली थी? अगर जरूरी न होता तो नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को फोन नहीं करना चाहती थी। आखिरकार उन्हें अपनी लिमिट पता थी। आर्यन सिंघानिया उनका फोन नहीं उठाना चाहेंगे, इसलिए पिछले आधे महीने से वह घर नहीं गए और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन्हें फोन करें। लेकिन अब उनके पास फोन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, नहीं तो वह उनसे पेमेंट के बारे में बात नहीं कर पाती। नैना शर्मा ने आलस किया। बहुत सारी दिमागी तैयारी करने के बाद उसने अपना फोन उठाया, उसका नंबर ढूंढा और कांपती उंगलियों से उसे डायल किया। उसके कान में बीप की आवाज गूंजी। नैना शर्मा का दिल उस आवाज के साथ तेजी से धड़कने लगा। उसके बाद कुछ देर तक घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। नैना शर्मा की आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं। जब उन्हें लगा कि आर्यन सिंघानिया उनका कॉल नहीं उठाएंगे, तो फोन अचानक कनेक्ट हो गया। अगले ही पल उस आदमी की गहरी और प्यारी आवाज आए, क्या बात है। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी, उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। नैना शर्मा को लगा कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है और उन्होंने अनजाने में अपनी सांस भी रोक ली। उन्होंने पेट में बहुत सारे शब्द तैयार कर लिए थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुंह कैसे खोले। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। आर्यन सिंघानिया बेसब्र लग रहे थे और उनकी आवाज थोड़ी खराब हो गई थी। नैना शर्मा, क्या आप म्यूट हैं? नैना शर्मा का दिल जोर से धड़क उठा। वह उसकी बातों से डर गई और जो शब्द उसके मुंह से निकले उन्हें निगल गई। आर्यन सिंघानिया अभी उससे जिस तरह नाखुश है, अगर वह सीधे पेमेंट के बारे में बताती तो शायद उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता और उसे बुरी बातों से डांटा जाता। इसलिए वह सिर्फ समझदारी से ही बात कर सकती थी। नैना शर्मा ने कुछ देर सोचा, अपने शब्दों को ठीक किया, फिर अपनी आवाज साफ की और धीमी आवाज में बोली, सिंघानिया, आर्यन सिंघानिया, क्या तुम आज रात घर आ रहे हो? अध्याय 54 किश्तों में भुगतान 4। नैना शर्मा आर्यन सिंघानिया को देखकर थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अगर वह घर नहीं आते तो वह उनसे पेमेंट के बारे में बात नहीं कर सकती थी। उन्होंने होंठ भींचे और धीमी आवाज में कहा, तुम कुछ दिनों से वापस नहीं आए हो। फोन का दूसरा छोर चुप था। नैना शर्मा का दिल भी उसकी चुप्पी के साथ धड़क रहा था। करीब 2 मिनट बाद आर्यन सिंघानिया की धीमी और ठंडी आवाज आई, जो मजाक और नफरत से भरी थी। नैना शर्मा, अगर मुझे ठीक से याद है तो उस रात तुम ही थी जिन्होंने नेक इंसान से कहा था कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगी और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूं जैसे तुम हो ही नहीं। क्यों? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं और तुम पहले से ही शिकायत कर रही हो कि मैं घर नहीं जाता। नैना शर्मा का हाथ अचानक से फोन पर आ गया। उस समय उसने वे शब्द सिर्फ इसलिए कहे थे क्योंकि उसे लगा कि उसे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया है। वह नहीं चाहती थी कि वह दुखी रहे, इसलिए उसने वे शब्द कहे। अब ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। नैना शर्मा के पास शब्द नहीं थे और वह काफी देर तक बोल नहीं पाई। इस बार आर्यन सिंघानिया ने बहुत सब्र रखा। उसने फोन नहीं काटा और उसके जवाब का इंतजार किया। हालांकि वह बोला नहीं, लेकिन वहां उसकी हल्की सांसें सुनकर नैना शर्मा का दिल अभी भी बहुत घबराया हुआ और बेबस था। उसके मोतियों जैसे सफेद दांतों ने उसके निचले होंठ को जोर से काट लिया। नैना शर्मा ने बहुत देर तक सोचा और सोच नहीं पाई कि पहले कहे शब्दों को पूरा करने के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करें। उसने भौहें चढ़ाईं।
उसकी काली आंखें दाएं बाएं घूमी और बस आखिरी उपाय के तौर पर आखिरी उपाय किया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे ये शब्द पहले नहीं कहने चाहिए थे। मैंने इन कुछ दिनों में अपने बारे में सोचा है। चूंकि हमारी शादी हो चुकी है, मुझे एक अच्छी पत्नी बनना चाहिए, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, तुमसे प्यार करना चाहिए और एक अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। अपना ख्याल रखना, तुमसे प्यार करना और एक अच्छी जिंदगी जीना। ये बहुत बढ़िया शब्द थे, लेकिन जितने ज्यादा बढ़िया थे आर्यन सिंघानिया को उतना ही अजीब लगा। आर्यन सिंघानिया को आज नैना शर्मा के कॉल का मकसद बिल्कुल साफ पता था। असल में यह ऐसा था जैसे उसने पैसे का इस्तेमाल करके उसे यह कॉल करने के लिए मजबूर किया हो। लेकिन जब उसने सच में ये कॉल किया तो न सिर्फ वह खुश नहीं था, बल्कि गुस्से की लहर तेजी से उठी। उसने मजाक उड़ाया और उसके मजाक उड़ाने वाले शब्द और भी बेरहम थे। नैना शर्मा, क्या ये दूसरी रकम के लिए नहीं है? तुम इतनी सच्ची और घटिया बातें कैसे कह सकती हो? तुम इतनी मोटी चमड़ी वाली कैसे हो सकती हो? नैना शर्मा ने उसकी इतनी ठंडी बातें सुनी थी कि उसे सच में लगा कि वह धीरे धीरे उससे इम्यून हो रही है और दर्द के प्रति थोड़ी सुन्न हो गई है। वैसे भी उसके दिल में उसके बुरे काम पीली नदी में कूदने पर भी नहीं धुल सकते थे, तो उसे एक और शादी करने में क्या दिक्कत होगी? नैना शर्मा ने धीरे से सांस ली, अपनी लार नीली, अपने होंठ मोड़े और अपनी आवाज को संभालने की कोशिश की। उसने शांति से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तक मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगी, तुम मेरे साथ डील करोगे? मैं तुम्हें संतुष्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूं। नैना शर्मा के शब्द अभी निकले ही थे कि दूसरी तरफ की सांसें अचानक भारी हो गईं। फोन के जरिए भी नैना शर्मा उसके तेज गुस्से को महसूस कर सकती थी। आर्यन सिंघानिया हंसे। उनकी हंसी छोटी और बहुत ज्यादा ठंडक से भरी थी। ठीक है, मैं आज रात वापस जाऊंगा। देखते हैं तुम मुझे कैसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। फोन एक क्लिक के साथ कट गया। नैना शर्मा ने अपने कान में गुड्डू की ठंडी आवाज सुनी और अपने होठों के कोने खींचे, लेकिन वह बेबसी से भरा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके और आर्यन सिंघानिया के बीच ऐसी नौबत आए। इस शादी में वह बस चुप रहना चाहती थी और अपनी किस्मत से खुश रहना चाहती थी। जब भी वह उसे भगाता, वह चली जाती। लेकिन नैना और बाकी लोगों का हाल ऐसा क्यों हुआ? अध्याय 55 किश्तों में भुगतान 5। जब आर्यन सिंघानिया वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। क्योंकि विला सबर्ब्स में था, इसलिए उस समय बहुत शांति थी। ये शहर जैसा नहीं था जहां आधी रात को भी शोर शराबा होता था। आर्यन सिंघानिया का इंतजार करने के लिए नैना शर्मा बेडरूम में सोफे पर झुककर टीवी देखने लगी। उन्हें थोड़ी नींद आ रही थी। मेन गेट से कार के अंदर आने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह सीधी होकर बैठी और कुछ कदम चलकर खिड़की तक दौड़ी। उसने अपना सिर बाहर निकाला और बाहर देखा। सच में, उसने आर्यन सिंघानिया की कार को धीरे धीरे अंदर आते देखा। नैना शर्मा का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसने कुछ गहरी सांसें ली, अपनी धड़कन कम करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक आदमी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जो कदम दर कदम आ रहा था। न सिर्फ उसका दिल धीमा नहीं हुआ, बल्कि और भी तेजी से धड़कने लगा। दूर से पास तक कदमों की आहट आ रही थी। हर कदम नैना शर्मा के दिल पर लग रहा था। उसके बाद उसने दरवाजे का लॉक मुड़ने की आवाज सुनी। अगले ही पल बेडरूम का दरवाजा खुला और आर्यन सिंघानिया अंदर आया। यह आदमी हमेशा की तरह ही ग्रेसफुल था। उसकी हर हरकत बहुत ही एलिगेंस और बहुत ही खूबसूरत पोस्चर से भरी हुई थी। आर्यन सिंघानिया अंदर आया और बिना उसकी तरफ देखे सीधे चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। नैना शर्मा की सांस थोड़ी तेज हो गई। फिर उसने अपनी लार ली, खुद को शांत किया और उसके पीछे चेंजिंग रूम में चली गई। आर्यन सिंघानिया अपना सूट जैकेट उतार रहे थे। नैना शर्मा ने ये देखा और जल्दी से आगे बढ़कर उनकी जैकेट उतारने और उसे टांगने में मदद की। जब वह मुड़ी तो आर्यन सिंघानिया ने पहले ही उसकी टाई खींच ली थी। नैना शर्मा ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसे नहीं दी। इसके बजाय उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। नैना शर्मा का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने अपनी आंखें नीचे की, चुपचाप नीचे बैठी और टाई उठा ली। आर्यन सिंघानिया ने नैना शर्मा की तरफ देखा, जो उसके सामने उखड़ू बैठी थी। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से खर्राटे लिए। फिर वह मुड़ी और बाहर चली गई। नैना शर्मा ने टाई ठीक से लगाए और उनके पीछे बाहर चली गईं। वह उससे 2 कदम पीछे थी। उसके हाथ जो बगल में लटके हुए थे, कसकर भींचे हुए थे। उसने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, तुमने खाना खा लिया? क्या तुम चाहते हो कि मैं खाना गर्म कर दूं? ऐसा लगा जैसे आर्यन सिंघानिया ने उसकी बात नहीं सुनी। वह उसे अनदेखा करती रही और बाथरूम की ओर बढ़ गई।
नैना शर्मा ने अपना निचला होंठ काटा, हिम्मत जुटाई और आगे कहा, तो क्या तुम नहाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ। आर्यन सिंघानिया अचानक रुक गए। नैना शर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक रुक जाएगा और सीधे उसकी पीठ पर वार करेगा। उसका शरीर सख्त था और टक्कर से उसे दर्द हुआ, लेकिन उसे दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह कुछ कदम पीछे हटी और अपने और आर्यन सिंघानिया के बीच थोड़ी दूरी बना ली। हाँ, ईशा। जैसे ही वह माफी मांगने वाली थी, आर्यन सिंघानिया के मजाकिया और ताने वाले शब्द उस पर आने लगे। नैना शर्मा, क्या तुम भूल गई कि सेटिस्फैक्शन से मेरा क्या मतलब था? ये कैसा सेटिस्फैक्शन है? अगर तुम इतनी धोखेबाज हो कि मुझसे पूछ रही हो कि मैंने खाना खाया या नहाने जा रहा हूं, तो बेहतर होगा कि तुम और सीधी बात करो और मुझे खुश करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करो। दूसरी रकम कल तुरंत तुम्हारे शर्मा ग्रुप के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। नैना शर्मा का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके हाथ और भी कस गए। आर्यन सिंघानिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसकी आंखों में मजाक भरा हुआ था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और बड़े बिस्तर पर बैठ गया। अपनी बाहें क्रॉस करके उसने घमंड से कहा, चलो शुरू करते हैं। वैसे भी तुम मर्दों को रिझाने में बहुत माहिर हो। तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना? नैना शर्मा वहीं जम गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी बर्फ के तहखाने में धकेल दिया गया हो, उनका पूरा शरीर ठंडा था। अध्याय 56 किस्तों में भुगतान 6। आर्यन सिंघानिया उससे कितनी नफरत करता था कि हर शब्द और वाक्य उसके दिल को छू जाता था। उसे बहुत दर्द होता था, लेकिन वह दर्द से चिल्ला भी नहीं पाती थी। नैना शर्मा ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, कुछ बार पलकें झपकाई और रोने की इच्छा को दबा लिया। आर्यन सिंघानिया नैना शर्मा को देखता रहा। ये देखकर कि वह हैरान होकर वहीं खड़ी थी और काफी देर तक हिली नहीं, उसने फिर से ताना मारा और अपने पतले होंठ खोले। क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? नैना शर्मा ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से खोली। उनकी आंखों में सारे इमोशन छुपे हुए थे। हाँ, बिल्कुल मुझे ये चाहिए। नैना शर्मा ने अपने होंठ मोड़े और मुस्कुरा दी। तुम्हारा वापस आना बहुत मुश्किल है। मुझे तो तुम्हारी अच्छी सेवा करनी ही होगी। आर्यन सिंघानिया का चेहरा तुरंत उदास हो गया। नैना शर्मा ने चुपके से दांत पीसते हुए उसके पास गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन सिंघानिया की शर्ट के एक एक बटन खोल दिए। हालांकि उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वह काफी देर बाद भी कुछ बटन नहीं खोल सकी। आर्यन सिंघानिया की गहरी आंखों में साफ ठंडक और मजाक भरा हुआ था, जैसे कह रही हो कि वह एक बटन भी नहीं खोल सकती और वह चाहती थी कि वह खुश हो जाए। उसके मोती जैसे सफेद दांतों ने उसके निचले होंठ को जोर से काटा, लगभग खून बहने लगा। नैना शर्मा ने तो जैसे पूरी जान लगा दी थी। उसने अपने कांपते हाथों को कंट्रोल किया और जल्दी से सारे बटन खोल दिए। फिर उसने आर्यन सिंघानिया की शर्ट उतार दी। उस आदमी की मजबूत छाती तुरंत उसके सामने आ गई। वैसे तो नैना शर्मा का आर्यन सिंघानिया से 3 बार करीबी रिश्ता था, लेकिन पहली 2 बार वह नशे में और बेहोश थी। दूसरी बार उसने लगभग पूरे समय अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सब सहती रही। तो ये पहली बार था जब उसने किसी आदमी के नंगे शरीर के ऊपरी हिस्से को इतने करीब से देखा था। नैना शर्मा एक पल के लिए हैरान रह गईं और अनजाने में ही उन्होंने दूसरी तरफ देख लिया। उनके गाल बेकाबू होकर थोड़े गर्म हो गए थे। उसका टॉप उतारना तो आसान था, लेकिन उसके शरीर के निचले हिस्से ने नैना शर्मा को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। वह थोड़ी झिझक रही थी। उसने आर्यन सिंघानिया की पैंट पर बेल्ट को देखा और हाथ नहीं बढ़ा सकी। आर्यन सिंघानिया का सब्र आखिरकार जवाब दे गया जब उसने उसे हिचकिचाते हुए देखा। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि वह उसके सामने नाटक करती थी। उसे लड़ाई का अनुभव तो था, लेकिन फिर भी उसे पवित्र और मासूम होने का नाटक करना पड़ता था। हर बार जब वह ऐसा करती तो वह उसके बीते हुए कल के बारे में सोचे बिना नहीं रह पाता था। उस साल की नैना शर्मा हमेशा उसके पीछे भागती थी, वो साफ और मासूम चेहरा बनाकर कहती थी कि वो उसे पसंद करती है, कहती थी कि उसे उससे पहली नज़र में प्यार हो गया, कहती थी कि वो उससे प्यार करना चाहती है, कहती थी कि वो जिंदगी भर उसका साथ देना चाहती है। लेकिन आखिर में सब झूठ होता था, सब झूठ। आर्यन सिंघानिया के हाथ अचानक कसकर भींच लिए गए और उसकी आवाज में बहुत बेरहमी थी। नैना शर्मा, या तो तुम सीधी बात करो या यहां से तुरंत निकल जाओ। तुम मेरी भूख मिटा रही हो। आर्यन सिंघानिया की बातों से नैना शर्मा के हाथ कांपने लगे। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए और उसके नुकीले नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए, लेकिन उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। अगले ही पल उसने अपने हाथ छोड़ दिए और अपने दिल की सारी शर्म और उदासी को दबा लिया।
उसने हाथ बढ़ाया, जल्दी से उसकी बेल्ट खोली और बिना पलक झपकाए उसकी पैंट की जिप खोल दी। वह रोना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी आंसू बेमन से बह निकले और उसकी आंखों में घूमने लगे। नैना शर्मा ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घुटती हुई सिसकियों को दबाया। फिर वह अचानक सीधी हुई और सीधे आर्यन सिंघानिया के होठों को अपने लाल होठों से चूम लिया। आर्यन सिंघानिया की काली पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। अध्याय 57 किश्तों में भुगतान 7। नैना शर्मा को किस करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। हालांकि पिछले 3 सालों में उनके कुछ बॉयफ्रेंड रहे थे, लेकिन उनके साथ उनका कोई करीबी व्यवहार नहीं था। यहां तक कि यश गोयल, जिन्हें उन्होंने आधे साल तक डेट किया था, उनके साथ उनका सबसे करीबी कदम सिर्फ उनके गाल पर किस करना था, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने मन से ही उन्हें किस किया। नैना शर्मा के किस में कोई टेक्निक नहीं थी और वह बहुत गंदा था। किस के बजाय ये कहना बेहतर होगा कि वह दांत गड़ा रही थी। लेकिन उसकी पुरानी किसिंग स्किल्स से आर्यन सिंघानिया अजीब तरह से खुश था। उसने पिछले 3 सालों से नैना शर्मा के अफेयर्स चेक किए थे और जानता था कि पिछले 3 सालों में उसके एक के बाद एक बॉयफ्रेंड रहे हैं। उसकी किसिंग स्किल्स इतनी खराब थी, ये देखा जा सकता था कि परी ने किसी और आदमी को किस नहीं किया था। क्या निकम्मा आदमी है। उसके सीने का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और नैना शर्मा को गले लगा लिया। फिर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया, पलटा और उसे नीचे दबाया, मेहमान को मालिक में बदल दिया और उसे वापस चूमा। आर्यन सिंघानिया का किस हमेशा की तरह रफ था, जैसे उसमें कोई तूफान आ गया हो और उसने बेरहमी से नैना शर्मा पर हमला कर दिया हो। नैना शर्मा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप सब सहती रहीं। उसे इस तरह देखकर आर्यन सिंघानिया के दिल की खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने नैना शर्मा को यश गोयल को देखकर प्यार से मुस्कुराते हुए देखा था और नैना शर्मा को यश गोयल के लिए दुख के आंसू बहाते हुए भी देखा था। लेकिन उसके सामने वह चाहे कुछ भी करे या कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसने उसे इग्नोर किया। क्योंकि उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या करता है ना। आर्यन सिंघानिया का किस, जो पहले नैना शर्मा की गर्दन पर था, अचानक काटने में बदल गया। उसने अपनी ताकत बढ़ाई और जोर से काटा, जैसे वह अपने दिल का सारा दर्द और ना चाहते हुए भी उसे बताना चाहता हो कि वह कितना दर्द में है। नैना शर्मा दर्द से कांपने लगी और उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उनके हाथों ने चादर को शरीर के नीचे कसकर पकड़ लिया। उन्होंने दांत भींचे और अपने गले तक आई दर्द भरी चीख को जोर से दबा लिया। जब तक उसके मुंह में खून का स्वाद नहीं आया, आर्यन सिंघानिया ने धीरे धीरे नैना शर्मा को छोड़ा। उसने अपने हाथों से अपने शरीर को सहारा दिया और उसकी काली आंखें उसकी शांत और खाली आंखों को देख रही थीं। उसने अपने होठों के कोने खींचे और मुस्कुराया। वह कुछ बार हंसा और फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने नैना शर्मा को ऐसे देखा जैसे उसकी आंखें बर्फ में मिल गई हों। उसकी 5 उंगलियों ने नैना शर्मा की ठुड्डी को जोर से दबाया और उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। याद रखना, जोर से चिल्लाना। अगर तुम पिछली बार की उस मरी हुई मछली की तरह हो, तो मुझसे एक भी पैसा लेने की मत सोचना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने जोर से उसकी नाइट ड्रेस नीचे खींच दी। क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर लगाया, इससे उसकी कोमल और गोरी स्किन लाल हो गई। आर्यन सिंघानिया की हरकतें 1 सेकंड के लिए रुक गईं, लेकिन नैना शर्मा ने सिर्फ त्योरियां चढ़ाई और कोई और रिएक्शन नहीं दिया। उसे खुद पर हंसी आई। चाहे वह तैयार हो या न हो, उसने अपनी कमर नीचे की और सीधे मुद्दे पर आ गया। फिर ऐसा लगा जैसे वह कुछ कह रहा हो, बेकाबू और पागलपन भरा। काफी देर बाद आर्यन सिंघानिया ने आखिरकार अपनी सजा खत्म की। वह नैना शर्मा के शरीर पर झुक गया और अपनी तेज सांसों को शांत किया। नैना शर्मा वहीं हैरान परेशान पड़ी रहीं। थोड़ी देर बाद उनके उलझे हुए दिमाग को धीरे धीरे होश आया। उन्होंने अपनी तनी हुई आंखें घुमाईं और अपने ऊपर लेटे आदमी को देखा। हालांकि वह जानती थी कि वह उससे बहुत नफरत करता है, फिर भी उसकी नजरें अनजाने में उस पर पड़ जाती थीं, ठीक वैसे ही जैसे सूरजमुखी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका कोई कारण नहीं था, ये बस एक सहज ज्ञान था। नैना शर्मा ने उसे देखा और उसकी आंखें धीरे धीरे प्यार से भर गईं। अध्याय 58 किस्तों में भुगतान 8। बेडरूम धीरे धीरे शांत हो गया। दोनों शरीर बस एक दूसरे से सटकर खड़े थे। कोई पहले नहीं बोला, कोई पहले नहीं हिला। अजीब तरह से एक तरह का खुद को धोखा था, शांति और चुप्पी का एहसास था। आर्यन सिंघानिया ने शायद ये नोटिस कर लिया था और अचानक अपनी काली आंखों से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि नैना शर्मा उसे इतने प्यार से देखेगी।
उसकी काली आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों के नीचे एक अलग ही जिज्ञासा थी। नैना शर्मा का दिल जोर से धड़क उठा। उसे डर था कि आर्यन सिंघानिया उसके मन की बात समझ जाएगा। बिना सोचे समझे उसने अचानक कह दिया, क्या तुम आज रात से खुश हो? आर्यन सिंघानिया को ये सोचने का समय नहीं मिला कि नैना शर्मा की नज़र का क्या मतलब है, जब नैना शर्मा की बातों ने उसे टोका। आर्यन सिंघानिया ने अपना शरीर ऊपर उठाया और नैना शर्मा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी काली आंखें उसे कसकर घूर रही थीं। वह नज़र उसके शरीर के आर पार देख रही थी। नैना शर्मा का सिर उसकी घूरती नज़रों से सुन्न हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे रखें। जब वह हार मानने वाली थी तो उसने आखिरकार अपना मुंह खोला। नैना शर्मा, मैंने बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। नैना शर्मा की पलकें जोर से कांपने लगीं। फिर उसने अपने होंठ ऐसे मोड़े जैसे उसने सुना ही न हो कि उसने क्या कहा। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले। अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो मुझे तुम्हें कल हमारी कंपनी के अकाउंट में दूसरी रकम ट्रांसफर करने के लिए परेशान करना होगा। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आर्यन सिंघानिया को उसकी बातों से इतना गुस्सा आया कि वह जोर से हंस पड़ी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हुआ, बेडसाइड टेबल पर रखा फोन उठाया और जल्दी से असिस्टेंट विक्रम का नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसने ठंडी आवाज में कहा, दूसरी रकम शर्मा परिवार के कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तुरंत तुरंत। उसके बाद उसने फोन रख दिया और बिस्तर पर लेटी नैना शर्मा से कहा, नैना शर्मा, तुम्हारे बेकार काम के बाद भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझसे पूछो कि क्या मैं खुश हूं? फिर भी मैं तुम्हें ये पैसे दूंगा। बस इसे ऐसे समझो कि मैं हर दिन एक अच्छा काम कर रहा हूं। नैना शर्मा बिस्तर पर जम गईं और तब तक नहीं हिली जब तक दरवाजा जोर से बंद होने की तेज आवाज नहीं आई। उन्होंने पलकें झपकाईं। उनके होठों के कोने अभी भी वैसे ही मुड़े हुए थे जैसे अभी थे, लेकिन उनकी आंखों के कोनों से आंसू पहले ही बह चुके थे। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपने आंसू पोंछना चाहती थी, लेकिन जितना ज्यादा वह पोंछती उतने ही ज्यादा आंसू बहते। आखिर में उसकी हथेली भी गीली हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर होने के बाद शर्मा ग्रुप के पास इससे निपटने के लिए करीब 3 महीने होंगे। जब तक वह इस प्रोजेक्ट पर अच्छा काम करती रहेगी, उसे आर्यन सिंघानिया के पैसे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। तब तक उसे उसके साथ कोई डील करने की जरूरत नहीं होगी और उसे उसकी दुख देने वाली बातें सुनने की भी जरूरत नहीं होगी। तब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ईशा। योजक चिन्ह। दूसरी रकम ट्रांसफर होने के बाद जो प्रोजेक्ट पहले फंड की कमी की वजह से रुका हुआ था, उसे आखिरकार फिर से शुरू किया जा सका। नैना शर्मा ने भी इसे राजेश शर्मा को ये बताने का बहाना बनाया कि वह कंपनी में वापस काम पर जाना चाहती है। नैना शर्मा ने एक रात में ही पैसे जमा कर दिए। राजेश शर्मा को शायद लगा कि आर्यन सिंघानिया के साथ उसके रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वह उसे काम पर वापस आने देने के लिए मान गए। इस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग के लिए नैना शर्मा जिम्मेदार थीं। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नैना शर्मा ने मशहूर स्टॉर्स को प्रोडक्ट का स्पोक्सपर्सन बनाने का प्लान बनाया। उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार छोटी मीरा ने कई स्टॉर्स में से सबसे सही फीमेल स्टार को चुना, फिर उसकी जानकारी छांटकर नैना शर्मा को भेज दी। नैना शर्मा ने डॉक्यूमेंट खोला। फीमेल स्टार का नाम देखते ही उनकी भौहें तन गईं। अध्याय 59। वह मुझसे प्यार नहीं करती। एक। कियारा खुराना। हालांकि नैना शर्मा ने पिछले 3 सालों में कियारा खुराना पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह कभी कभी उन्हें टीवी पर देख लेती थी। हालांकि उन्हें यह अजीब नहीं लगा कि वह स्टार बन गईं। हालांकि उन्होंने उनके साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की, लेकिन उनके रिजल्ट हमेशा खराब रहे। बाद में उन्होंने अपना मेजर बदल लिया और उन्हें अपना मेजर एक्टिंग में बदलना चाहिए था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कियारा खुराना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के बाद इतनी सफल होंगी। वह अब नई पीढ़ी की सबसे पॉपुलर युवा एक्ट्रेस में से एक थी। नैना शर्मा ने हाथ में पेन पकड़ा और धीरे से अपने नाम की तरफ इशारा किया। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं। फिर उसने अपनी आंखें उठाईं और छोटी मीरा की तरफ देखते हुए कहा, क्या कियारा खुराना ही सही है? छोटी मीरा ने सिर हिलाया। मैंने अभी की पॉपुलर युवा महिला सेलिब्रिटीज की तुलना की है और हमारे प्रोडक्ट्स के अलग अलग एलिमेंट्स और बजट को मिलाया है। कियारा खुराना सबसे सही कैंडिडेट है। सबसे जरूरी बात, कियारा खुराना ने कुछ समय पहले ही सिंघानिया ग्रुप के मॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वह अभी अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर है। अगर वह हमारे प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर सकती हैं, तो हम निश्चित रूप से शानदार रिजल्ट पा सकेंगे।
छोटी मीरा के ये कहने के बाद उसने नैना शर्मा के हाव भाव देखे और खुद को ये कहे बिना नहीं रह सकी, नैना दी, कुछ गड़बड़ है क्या? नैना शर्मा ने अपना सिर हिलाया। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन पहले कियारा खुराना के साथ उसकी अनबन हुई थी। पिछली बार जब वे मिले थे तो जो बुरा हुआ था उसके आधार पर शायद वह अब भी उससे नफरत करती थी। अगर उसे स्पोक्सपर्सन बनने के लिए कहा जाता तो शायद ये नामुमकिन होता, लेकिन उसे मानना पड़ा कि छोटी मीरा का एनालिसिस सही था। क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर बहुत सारा पैसा खर्च करने का फैसला किया था, इसलिए उसे अपनी पूरी काबिलियत से इसे करना था, नहीं तो उसकी कोशिशें बेकार हो जाती। इसलिए भले ही उन्हें कोई शिकायत हो, उसे कोशिश करनी ही थी। नैना शर्मा ने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया, डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज खोला, अपना नाम साइन किया, डॉक्यूमेंट बंद किया और छोटी मीरा को वापस देते हुए कहा, तो कियारा खुराना के मैनेजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करो और जल्द से जल्द मिलने का टाइम सेट करो। मुझे पता है नैना दी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले चली जाऊंगी। छोटी मीरा ने डॉक्यूमेंट लिया और कहा। नैना शर्मा ने एक पल सोचा और कहा, आप बैकअप प्लान के तौर पर कोई दूसरा सही स्टार चुन सकते हैं। छोटी मीरा एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने जवाब दिया, ठीक है। छोटी मीरा के बाहर जाने के बाद नैना शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने अपना चेहरा घुमाया और खिड़की के बाहर आसमान को देखा। सूरज पश्चिम में डूब चुका था और क्षितिज पर बस थोड़ी सी रोशनी बची थी। अब काम से फिर से निकलने का समय हो गया था। उसे काम से छुट्टी मिलने में खास तौर पर डर लगता था। काम के बाद उसे घर जाना होता था। अरे नहीं, उस जगह को उसका घर भी नहीं कहा जा सकता था। उसे आर्यन सिंघानिया का सामना करना पड़ता था, उसकी बेरुखी और मजाक का सामना करना पड़ता था, और ध्यान रखना पड़ता था कि वह उसके छिपे हुए विचारों को न देख ले। हर बार जब वह वहां वापस जाती तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाती। बेहतर होगा कि वह कंपनी में ही रहकर ओवरटाइम करे। थोड़ी देर बाद किसी ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। नैना शर्मा ने जल्दी से अपने चेहरे का एक्सप्रेशन ठीक किया, सीधी होकर बैठ गईं और अपनी शान और खूबसूरती वापस पाली। उन्होंने कहा, प्लीज अंदर आइए। राजेश शर्मा ने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। नैना शर्मा जल्दी से खड़ी हुई और अपने दादाजी को आवाज दी। फिर वह डेस्क के चारों ओर घूमकर राजेश शर्मा की ओर चली गईं। राजेश शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं। मैं बस पास से गुजरा और आपको देखने के लिए अंदर आया। क्यों, आप अभी भी बिजी हैं? नैना शर्मा ने राजेश शर्मा को सोफे पर बैठने में मदद की और हल्के से सिर हिलाया। खैर, मुझे अभी भी कुछ काम करना है। राजेश शर्मा ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। काम से छुट्टी का समय हो गया है। तुम अभी भी काम क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपने पति का साथ देने के लिए घर जाने की जरूरत नहीं है? अध्याय 60। वह मुझसे प्यार नहीं करती तो? नैना शर्मा ने चुपके से शिकायत की। वह भूल गई थी कि दादाजी हमेशा आर्यन सिंघानिया के साथ उसके रिश्ते को लेकर परेशान रहते थे। उसकी गहरी आंखें तुरंत घूम गईं और नैना शर्मा मुस्कुरा दी। मैंने देखा कि अभी भी थोड़ा सा काम बाकी था और मैं इसे एक बार में खत्म करना चाहता था ताकि मुझे इसे कल तक न खींचना पड़े। तुम अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाओगे। काम के बाद घर चले जाओ। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। तुम्हें आर्यन के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए ताकि तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सको। राजेश शर्मा के बोलते ही वह सीधा खड़ा हो गया और बोला, चलो, मैं भी निकलने वाला हूं तो तुम्हें छोड़ देता हूं। नैना शर्मा थोड़ी दुखी थी, लेकिन वह अपने दादाजी की बात को मना नहीं कर सकी। उन्होंने अपने होंठ भींचे और बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं साफ कर दूंगी। राजेश शर्मा ने नैना शर्मा को विला के एंट्रेंस पर वापस भेज दिया। नैना शर्मा को अंदर आते देखने के बाद उन्होंने किसी को गाड़ी से जाने के लिए कहा। जब तक कार दूर नहीं हो गई तब तक नैना शर्मा दरवाजे के पीछे से बाहर आ गई। वह काफी देर तक वहीं खड़ी रही। विला में घुसने के बजाय वह दरवाजे से बाहर निकलकर पहाड़ से नीचे चली गई। विला पहाड़ के बीच में था। पहाड़ के नीचे एक कॉफी शॉप थी। नैना शर्मा पहाड़ से नीचे उतरने के बाद कॉफी शॉप में गईं, कोने वाली सीट ढूंढी, बैठ गईं, एक कप कॉफी ऑर्डर की और समय बिताया। योजक चिन्ह। विला में कमला आंटी ने स्टडी का दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने किसी को कहते सुना, अंदर आइए, तो उन्होंने दरवाजा खोला और कुछ कदम अंदर गईं। फिर उन्होंने आदर से पूछा, युवा मालिक, 8 बज चुके हैं। क्या आप खाना खाना चाहेंगे? आर्यन सिंघानिया बड़ी डेस्क के पीछे बैठा था, उसकी गहरी आंखें कंप्यूटर को देख रही थीं। वह बहुत फोकस्ड था, उसकी लंबी पलकें नीचे लटक रही थीं।
समय समय पर वह अपना हाथ ऊपर उठाता और कंप्यूटर के सेंसर एरिया पर कुछ बार स्लाइड करता। ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही नहीं कि कमला आंटी क्या कह रही थी। उसने बस बेपरवाही से कहा, क्या जवान मैडम वापस आ गई? कमला आंटी ने सिर हिलाया, वह अभी तक वापस नहीं आया है। आर्यन सिंघानिया ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। कमला आंटी ने अपने छोटे मालिक के चेहरे पर नजर डाली और उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने सोचा और हिचकिचाते हुए कहा, क्यों ना मैं फोन करके पूछ लूं कि छोटी मैडम कब वापस आएंगी। आर्यन सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। कमला आंटी मुस्कुराई और उनसे नजरें नहीं हटाईं। उन्होंने सीधे अपनी जेब से फोन निकाला और नैना शर्मा को फोन किया। फोन कुछ बार बजा और कॉल कनेक्ट हो गई। कमला आंटी ने जल्दी से कहा, यंग मैडम, मैं बोल रही हूं, कमला आंटी। जब कमला आंटी और नैना शर्मा फोन पर थीं, तो आर्यन सिंघानिया के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, लेकिन कमला आंटी साफ देख सकती थी कि उसका शरीर बिना किसी निशान के उनकी तरफ झुका हुआ है। कमला आंटी मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन जल्द ही वह और नहीं हंस पाई क्योंकि नैना शर्मा ने कहा कि वह अभी भी कंपनी में बिजी है और डिनर पर वापस नहीं आएंगी। लगभग एक हफ्ता हो गया था। नैना शर्मा ने कहा कि वह काम में बिजी है और डिनर के लिए वापस नहीं आ पाएंगी। हर बार जब वह डिनर के लिए वापस नहीं आती थी, तो यंग मास्टर का एक्सप्रेशन खराब हो जाता था और वह बुरे मूड में रहता था। अब वह यंग मास्टर को कैसे बताती? भले ही उसे पता न हो कि नैना शर्मा ने वहां क्या कहा, लेकिन आर्यन सिंघानिया को पता चल गया कि क्या हो रहा है जब उसने कमला आंटी का झिझकता हुआ एक्सप्रेशन देखा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया और अगले ही पल वह खड़ा हो गया। सीधे चेहरे के साथ वह बिना कुछ कहे स्टडी से बाहर निकला और बेडरूम में वापस आ गया। उसने अपने कपड़े बदले, अपनी कार की चाबियां उठाई, नीचे गया, कार में बैठा और कार तेजी से चली गई। कमला आंटी दरवाजे पर खड़ी होकर कार को गायब होते देख रही थी। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने बेटे से सुना था कि उसके यंग मास्टर को यंग मैडम पसंद थी, और जहां तक वह देख सकती थी, यंग मैडम के मन में यंग मास्टर के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। इन दोनों लोगों के बीच रिश्ता इतना टेंशन भरा क्यों?